अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, नाजरीन और हाजरीन। मैंने अपनी ये बात हेलो एवरीवन और नाजरीन और हाजरीन से इसलिए शुरू की है क्योंकि लोगों को पता चले कि दुनिया में मर्दों और औरतों के अलावा एक तीसरे जिन्स भी है जिसको ख्वाजसरा या ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो क्यों ना हम ये पैगाम आज से सोच लें कि हम जब भी लोगों को मुखातिब करेंगे तो सबको इसमें शामिल करेंगे, सबको अपने साथ लेकर चलेंगे और वो जो ब्लैक और वाइट के दरमियान एक ग्रे एरिया है उस पर भी फोकस करेंगे। क्योंकि अब जब भी बात करते हैं हम इंक्लूजन और डाइवर्सिटी पर फोकस करते हुए करते हैं और बहुत सारी जगहों पर इसको मिस भी कर दिया जाता है। तो क्यों ना हम ये शुरुआत एक अच्छे नोट पर करें। तो आज मेरे आने का मकसद और आपसे बात करने का मकसद ये है कि मैं आपको बहुत सारे जो सवालात जिनके आपको जवाबात नहीं मिले या कभी मौका नहीं मिला एक ख्वाजसरा या ट्रांसजेंडर से बात करने का, तो आज आप ये जान सकेंगे और आपको बहुत सारे सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि ट्रांसजेंडर या ख्वाजसरा होते क्या हैं। तो मैं आप सबको सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहूँगी कि ट्रांसजेंडर या ख्वाजसरा हर एक डिफरेंट दौर में एक डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट टर्म, डिफरेंट तरीके से मुखातिब किया गया हमारी कम्युनिटी को। लेकिन इनकी एक ख़ास इज़्ज़त और ख़ास मुकाम था जब हम मुग़ल ज़माने की बात करते हैं। ख्वाजसरा वो वाहिद पर्सन थे जिनको मेल हरम और फ़ीमेल हरम दोनों में जाने की इजाज़त थी और फिर उनको एक आला ओहदों पर भी फ़ाइज़ किया गया। वो आर्मी में भी थे और बहुत सारे जो किंग्स एंड क्वींस थे वो अपने चिल्ड्रन को ख्वाजसराओं के पास एटिकेट्स यानी आदाब सीखने के लिए भी भेजा करते थे, तालीम व तरबियत के लिए भी भेजा जाता था। तो वो एक ख़ास इज़्ज़त और मुकाम था। और जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, ये वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है, इसमें हम बहुत सारे लोगों को मिस कर जाते थे। जब ख्वाजसरा की बात आती है तो हम कहते थे कि उनकी सेल्फ़ परसीव्ड आइडेंटिटी, ऐसे लोग जिनकी जो बायोलॉजिकल सेक्स है उनका मेल हो लेकिन उनकी परसीव्ड आइडेंटिटी एज अ विमेन हो, उनको ख्वाजसरा या ट्रांस विमेन कहा जाता था। लेकिन अब हमने सबको साथ लेकर चलना है। इस तरह ट्रांस मैन भी हैं, ऐसे लोग जिनके बायोलॉजिकल सेक्स विमेन है लेकिन उनकी परसीव्ड आइडेंटिटी एज अ मैन है, उनको ट्रांस मैन कहते हैं। तो जब भी ट्रांसजेंडर की बात आए ये दोनों चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडर से मुराद सिर्फ ट्रांस वीमेन ही नहीं, हमें ट्रांस मैन और ट्रांस वीमेन दोनों को साथ लेकर चलना है। ये चीज़ें, ये क्लैरिटी, ये आइडेंटिटीज़, ये जेंडर डाइवर्सिटी, ये सब कुछ वक्त के साथ साथ जो थी क्लियर होती गई। लोगों ने अपनी जगह लेने के लिए जो जद्दोजहद की कोशिश की, जिस तरह कहते हैं क्लेम योर स्पेस, लोगों ने कहा कि हमें अपनी आइडेंटिटी के साथ जीना है और हमें वो मुकाम, वो जगह, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे लोगों को मिलती है। तो ये पूरी तहरीक, ये जद्दोजहद, ये बहुत अरसों से, बहुत सालों से, बहुत दौरों से चलती आ रही है। तो इस वजह से मैंने मुग़ल ज़माने से आपको बताया कि मुग़ल ज़माने में एक ख़ास रिस्पेक्ट थी। ये रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो गई थी जब क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 आया, जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ का एक दौर था। उसमें इस लॉ के मुताबिक कहा गया कि एनी पर्सन हु ड्रेसेस लाइक विमेन, स्पेशली मेल, एंड दे परफॉर्म्स ऑन द स्ट्रीट, दे शुड बी अरेस्टेड एंड पुट बिहाइंड बार्स। फिर उनको बहुत सारे हैवी किस्म के जुर्माने किए जाते थे, जेलों में रखा जाता था, सज़ा दी जाती थी। तो इस तरह बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स जिनकी एक ख़ास मुग़ल ज़माने में इज़्ज़त थी, जब ये ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ आया वो छुप के ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए और रहने के लिए उनके पास जगह नहीं थी, खाने के लिए उनके पास खुराक नहीं थी, तो वो बहुत मुश्किल से सस्टेन करते थे और वो जो आला ओहदे थे वो भी उनसे कहीं ना कहीं छीन लिए गए। तो एक बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त था जो उन्होंने गुजारा। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं आज जब भी हम अक्सर बैठते हैं और बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है, उनको आइडेंटिटी मिलती है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो उसी कानून की वजह से वो लोगों ने तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं कवर या रिप्लेस कर ली, लेकिन हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में वो सारे असरात अब बाकी रह गए, जिसकी वजह से वो ट्रांसजेंडर्स बैगिंग, डांसिंग और डिफरेंट हमारे जो कल्चर है, जिस तरह हिजरा कल्चर है, गुरु चेला सिस्टम है इंडिया में, पाकिस्तान में, उसके थ्रू उन्होंने फिर सर्वाइव किया
वो इस तरह सर्वाइव किया जिस तरह हमारी अपनी एक फैमिली स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह एक टीचर होता है, गुरु, लाइक अ पेरेंट्स काइंड ऑफ फिगर, आपके वालिदैन की तरह। उन्होंने फिर उन बच्चों को अपने पास जगह दी, उन बच्चों को जिनको उनके वालिदैन अपने घरों से निकाल देते हैं, ताकि उन्हें एक फैमिली की तरह एक सेफ़ और इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल सके। और कुछ रिश्तों के नाम दिए, जिस तरह हमारे सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई होते हैं, इस तरह हमारी भी इस सिस्टम में डिफरेंट रिश्ते होते हैं। इस तरह माँ होती है, बाप होते हैं। तो एक फाइनेंशियल सिस्टम भी था। फिर हमारी लैंग्वेज थी जो कि जिसको फ़ारसी कहते हैं। ये वो लैंग्वेज नहीं जो पर्शियन लैंग्वेज है, ये वो लैंग्वेज थी जो पूरे साउथ एशियन कंट्री में बोली जाती है। और ट्रांसजेंडर्स ने ये लैंग्वेज इसलिए बनाई थी कि वो ये जितने भी वायलेंस और इन चीज़ों से बचने के लिए कोड वर्ड्स में बात कर सकें। तो हमारी एक ज़बान थी, हमारे अपने एक रिचुअल्स थे, नॉर्म्स थे, प्रोफेशंस भी आपने देखा होगा। बहुत सारे ख्वाजा जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं, उनको दुआएं देते हैं, आपकी खुशियों को दुबाला करते हैं। जब शादी ब्याह होता है तो वहाँ जाके टोली और बधाई का रस्म अदा करते हैं। तो मतलब इन चीज़ों से जुड़ गए। लेकिन वो एक जो स्टीरियोटाइप और एक जो वो जो एक मुकाम था, वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता गया। तो बाद में हमारे बहुत सारे सीनियर कम्युनिटी लीडर्स थे जिन्होंने जब देखा कि इतने वायलेंसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को कत्ल किया जा रहा है और जेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, दिन ब दिन उनको हर तरह की हरासमेंट, हर तरह के वायलेंस का सामना है, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही थी। तो 2009 से थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो तब ये एहतजाज स्टार्ट हुआ, लोगों ने जुलूस निकाले और कुछ कम्युनिटी लीडर्स ने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली कि उन्होंने आगे जाना है और इस चीज़ के अगेंस्ट, इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। तो तब 2009 में फ़र्स्ट टाइम जेंडर रिकग्निशन पाकिस्तान में जेंडर आइडेंटिटी की रिकग्निशन हुई, यानी NIC में इजाज़त हुआ कि ख्वाजा सराओं को ऐड किया जाए। अब मसला ये आता था कि बहुत सारे ख्वाजा सरा जो हमारे लीडर्स थे वो भी इतने सेंसिटाइज्ड या पढ़े लिखे नहीं थे। एजुकेशन बहुत और तालीम जितनी भी है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इंसान की शख्सियत को संवारने में, किसी भी तहरीक को आगे ले जाने में या अपना हक़ मांगने में। उस टाइम ये मतलब ऑर्डर तो सुप्रीम कोर्ट से आ गया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये पास किया था और तब अल्मास बूबी जी थी और बिंदिया राना जी थी, इन्होंने इस चीज़ को लीड किया। और साथ नीली राना और राशिद जान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो लीडर्स जिनका नाम लेना ज़रूरी है। इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनकी जो एफ़र्ट्स हैं उनको सैल्यूट है। उसके बगैर शायद ये आज पॉसिबल ना होता। वो एक बुनियाद थी जो आइडेंटिटी मिलना। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ यंग ट्रांसजेंडर्स आए, वो इस मूवमेंट में जुड़े, जिसमें से मैं भी एक थी। मैं एक विमेन जैसा फ़ील करती थी बचपन से ही, और मुझे खुद से क्वेश्चंस करने की बहुत आदत थी कि मैं डिफरेंट हूँ तो क्यों हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं ऐसे नहीं चलना तो क्यों नहीं चलना, और अगर ये कपड़े मुझे पसंद है तो मुझे पहनने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही, और ये स्पोर्ट्स मेरी है उसकी है, ये क्या क्वेश्चंस हैं, ये बॉक्सेस कैसे हैं। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मेरे माइंड में बहुत आते थे, लेकिन उसके लिए आंसर्स या उसके जवाबात देने के लिए कुछ नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ चाहिए था। तो उसी के लिए मैंने कोशिश जारी रखी। वो नॉलेज, वो जो भी इंफॉर्मेशन थी, वो इल्म और तालीम के ज़रिए मिल सकता था। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर के लिए, जिस तरह से मेरे वालिदैन या सोसाइटी या नेबर्स वो सब चाह रहे हैं, उस तरह रह के मैं क्यों ना इस चीज़ को आगे लेके जाऊं और अपनी तालीम पर फोकस करूं, ताकि मैं बाद में इन सवालात के जवाब ख़ुद भी हासिल कर सकूं और अपनी सोसाइटी या अपने पेरेंट्स को भी बता सकूं। तो यहाँ पर बहुत अपने मुताबिक लोग देखना चाहते हैं, जिस तरह से उनका एक नज़रिया है। आपको वैसे ही वो चाहेंगे आप वैसे दिखें, वैसे ही पहने, वैसे चलें, वैसे ही शौक़ अपनाएं, लेकिन ऐसे हर वक्त मुमकिन नहीं, क्योंकि हम उनको वैसे नहीं देख रहे होते, हम उनको स्पेस दे रहे होते हैं। तो हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी वही स्पेस, वही इक्विटी, इक्वालिटी, वही हमें भी मिले। तो मैंने ये सोचा कि मैं क्लास अटेंड तो करती थी, और वही स्टूडेंट्स जो मेरा मजाक उड़ाते थे, कुछ सेमेस्टर्स गुजरे जब मैंने टॉप किया सेक्शंस में, तो वही स्टूडेंट्स मेरे पास आए रिक्वेस्टिंग मोड में और कहते थे कि हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तो आप इमेजिन करें कि कितनी मटीरियलिस्टिक दुनिया है। तब उन्हें शायद अच्छे ग्रेड्स चाहिए थे,
और वो ग्रुप की फॉर्म में शायद उनको मिल जाते। और कुछ टीचर्स जो से थे वो उन्होंने तो जेंडर की वजह से मेरा ग्रेड ही बिल्कुल एंड पे ले आए, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा पढ़ना पड़ा ताकि मैं अपनी एक टॉप पोजीशन बरकरार रख सकूं। मुझे लगता है एक मेल और फीमेल के लिए बहुत आसान ज़िंदगी है, तो कभी आप हमारी जगह पर रख के सोचें खुद को और महसूस करें कि अगर आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर जीना पड़े डेली, एक दिन ही की एग्ज़ाम्पल ले लें। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेल हैं और अगर आपको कोई इतने लंबे बाल लगा दे और कपड़े पहना दे और मेकअप कर दें तो आप एक दिन के बाद अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। इस तरह फ़ीमेल के अगर बाल काट दें और उसको माया वाले कड़क कपड़े पहना दिए जाएं और खुश्ता और ये और उससे क्या सारी ज़िंदगी तुमने ऐसे रहना है, तो एक दिन के बाद उसका सांस रुकेगा, उसको उलझन होगी, उसका दिल घबराएगा। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको उसकी अपनी जिस तरह उसकी ज़ात है, उसका सच है, उसका हक़ है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जगह दें एक इंसान को। अभी भी मुझे कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी का अगला आने वाला दिन पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि कभी कभी हम ट्रैवल करते हैं और कुछ टीवी पर अच्छे प्रोटेस्ट में चले जाते हैं या मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, तो जब वापस आते हैं तो कोई ना कोई नेबर या रिलेटिव्स वो आपके पेरेंट्स की ब्रेन फीडिंग कर देता है और वो जो आपकी सारी कोशिश है वो उसको एक साइड पे रख दिया जाता है और आपकी वो एक नेगेटिव जो जेंडर का पोर्शन है, जिसको जेंडर को जो नेगेटिव सोचते हैं, वो उसको बिल्कुल हाईलाइट करके और वो समझते हैं कि तुमने हमें बदनाम कर दिया है। स्टिग्मा वो जो अटैच होता है और हमारे ख़ानदान की लोग क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन जो सा है लोग क्या कहेंगे, ये बहुत सारे लोगों की जान ले जाता है। और जान कौन लेता है? ये वही लोग जो कहते हैं। तो ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन लोग हैं, ये कहाँ से मैसेज निकल रहा है और वो लोग कैसे लोगों की ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो रहे हैं। वो एक स्टूडेंट भी हो सकता है, वो एक पेरेंट्स भी हो सकता है, उस्ताद भी हो सकता है, वो किसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ एक गार्ड भी हो सकता है, जिसके कहने से, जिसके रवैये से किसी एक इंसान की पूरी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, कोई अपनी जान दे सकता है और कितना मेंटली स्ट्रेस या उसमें जा सकता है और इसकी बातों की वजह से दूसरा बंदा पुश होकर वायलेंस कर सकता है। आप देखें कि अगर KPK और की बात की जाए तो उसमें कितनी ज़्यादा मतलब एक दो मंथ के अंदर 50-60 ट्रांसजेंडर्स के मर्डर्स और इतनी बेदर्दी से मर्डर किए गए कि उनकी बॉडी को पीसेस में काट के और शॉपर पे एक इंसान ले जा रहा था जो पकड़ा गया। इस तरह फिर कितने इंसिडेंट हुए हैं कि हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर को खून बह रहा है और वो दूसरों की खुशियों को दुबाला करने गई हुई थी और वहाँ लोगों ने शराब पी के उस पर गोलियों की बौछार की और फिर जब हॉस्पिटल लेके गए उसका खून बह रहा है। ना मेल वाली साइड वाले रखने को तैयार हैं, हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, और औरतों वाली जगह पे गए तो वो शोर मचा रही हैं। तो उसको वॉशरूम के बाहर रखा उन्होंने और सारी रात उसका खून बहता गया और अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। तो ये छोटे छोटे रवैये और इस तरह की मनफी सोच ये एक इंसान की जान ले सकती है। तो एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। कि माशाल्लाह मैंने MBA किया हुआ है और UCP से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ MBA में। फिर मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में रिसर्च डिग्री की। मैंने वो सारी चीज़ें करके दिखाई जो लोग समझते थे कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी बाकी ट्रांसजेंडर्स की तरह बैगिंग करूँ या इस तरह के प्रोफेशंस में जाऊँ जिसकी वजह से हमारा मज़ीद नाम ख़राब हो और लोग उंगलियां उठाएं या कुछ। तो मैं एक डिफरेंट इमेज एज अ रोल मॉडल बन के सामने आना चाहती थी और अपने जो लीडर्स थे उनमें से अच्छी चीज़ें पिक करती थी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैंने स्टडी कंप्लीट की तो मैंने सोचा था कि ज़िंदगी बड़ी हसीन है, बहुत खूबसूरत है, मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूँगी और फिर हर किसी का डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा, ये जो भी हम पे मतलब नफ़ी जो की जाती है और इस तरह का तफरीक की जाती है सब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जो कोई आके बात करता था तो लोग उस पर हंसते थे या उससे क्वेश्चन पूछते थे कि एक ट्रांसजेंडर से कैसे बात की जा रही है। जब प्रमोशंस का टाइम आता था तो ट्रांसजेंडर की वजह से आपको पीछे रखा जाता था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अपनी ही कम्युनिटी की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो तो जहाँ काम करना शुरू किया जाए। तो मैंने ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाना शुरू किया। एक प्रोग्राम था जिसका नाम चांद था। चांद हमारी ही ज़बान का लफ्ज़ है जिससे पढ़ाना या जानना कहते हैं। तो उसमें मैंने बूढ़े ख्वाजा सराओं को जिनको कभी चांस नहीं मिला था, हमने अपनी ही लैंग्वेज फ़ारसी में करिकुलम डेवलप किया
और ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैं एज एन एजुकेटर, एज ए कंसल्टेंट हायर की गई। और चैलेंज ये था कि ट्रांसजेंडर्स पढ़ने नहीं आते। तो फिर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब भी कोई प्लान या कोई मंसूबा या इस तरह का कुछ भी ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाया जाए, तो फिर उनको ग्रास रूट लेवल पे जाके उनके साथ वक्त गुजारें, उनको समझें, उनके लिए कैसी आसानियाँ पैदा करनी है। देखें, अगर आप सोचें कि एक ट्रांसजेंडर जिसको आप सड़क से उठा के पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, तो अगर उसके पेट में खाना नहीं है और वो घर रहने के लिए जगह नहीं है, तो क्या वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर सकेगी? कभी भी नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा कि कौन से दिन वो जाती हैं बेगिंग पे, एकदम से जो चेंज नहीं आएगी, एकदम से 10 दिन में उनको डिग्री भी नहीं मिल जाएगी, जॉब्स भी नहीं मिल जाएगी। कौन से आसान दिन हैं उनके लिए, कौन से वक्त उनके लिए उठना आसान है, कौन से लैंग्वेज में किस तरह से उनसे बात की जाए, ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया था और इतना कामयाब हुआ। उसके बाद मैं पाकिस्तान की पहली ट्रांस प्रोजेक्ट मैनेजर बनी थी। और फिर मैंने HIV, एड्स और कैपेसिटी डेवलपमेंट, इन चीज़ों पर काम किया। फिर सोचा कि ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या चीज़ की जाए कि मतलब जो सबके लिए हो, और अगर पैसे नहीं भी हों और जहाँ पे मेरी एक्सेस नहीं भी हो, रीच ना भी हो, जहाँ मैं जा नहीं सकती, तो वहाँ मैं उनको कैसे बता सकूँ कि उनकी कैसे मदद कर सकूँ। मेरा एक ख्वाब था और इसमें कुछ हमारे टीम मेंबर्स भी जुड़े, एक कानून बनाने के लिए। पाकिस्तान में एक ऐसा कानून जो ख्वाजा सराओं की ट्रांसजेंडर की प्रोटेक्शन, हिफाजत के लिए हो। ऐसा कानून जिसके जो एक गांव में भी रहता है, कस्बे में भी रहता है, बड़े शहर में भी रहता है, लाहौर हो, बेशक इस्लामाबाद हो, वो बेशक साहिवाल हो या छोटा सा गांव कहीं पे भी हो, तो वो सबके लिए बराबर हो। उसके लिए अगर मैं वहाँ मौजूद भी ना हूँ, लेकिन वो उसके लिए एक बैकअप या कोई ऐसी चीज़ हो जिसको वो यूज़ कर सकता हो अपनी जेंडर में आसानी पैदा करने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और जो भी तफरीक होती है डिफरेंट अदारों में, वो ख़त्म करने के लिए। तो इस पर कोशिश की। लेकिन आप ये हैरान होंगे, बहुत सारे इदारे होते हैं वो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करते हैं लेकिन उनके साथ काम नहीं करते। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है, इसमें बहुत थिन लाइन है, के लिए काम करना, के साथ काम करना। कम्युनिटीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि काम करना है तो उनको साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। जिस तरह कहते हैं एक मर्द के चैलेंजेस एक मर्द ज़्यादा बेहतर बता सकता है, औरत के मसाइल जो उनसे हैं औरत बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है, इस तरह ट्रांस के भी जो मसले हैं तो वो भी उनको आप शामिल करेंगे तो उसमें हल होगा ना। बहुत सारे सवालात जहाँ पे जवाबात चाहिए वो मौजूद ही नहीं, तो आप कैसे उसका आंसर कर सकेंगे। बाबर अवान साहब थे, उन्होंने इंडियन जो ट्रांसजेंडर बिल उसकी कॉपी पेश की कानून की, और उन्होंने किसी से पूछा नहीं कि वो मतलब कि यहाँ के ट्रांसजेंडर्स का कल्चर डिफरेंट है, नॉर्म्स वो क्या चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक अच्छा इकदाम किया कि कानून पास होना चाहिए। लेकिन फिर उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह बात ये थी वो ये थी कि अब वो कहते थे कि लोग बैठेंगे एक मेडिकल कमेटी और वो फ़ैसला करेंगे कि आपकी जेंडर क्या है। अगर वो 4-5 लोग येस कर देंगे तो आपको ID कार्ड मिल जाएगा जो शनाख्ती कार्ड है, और अगर वो करेंगे नो तो आप, इसका मतलब है आप तो हैं ही नहीं ट्रांसजेंडर। तो फिर हमने ये कहा कि बाबर रहमान साहब, हमें तो आप पर भी शक है कि आप भी असल मर्द नहीं हैं। 4-5 लोगों को बैठना चाहिए, वो भी आपका मेडिकल करें, आपके पास क्या सबूत है कि आप भी असल मर्द हैं। तो जब इस तरह के सवालात पूछे तो उनको नागवारा गुजरे और उनको बुरा भी लगा। तो हमने फिर यही बताया कि इसी तरह हमारे भी जेंडर के जो लोग हैं उन पर भी कितनी मुश्किलात। आप देखें, आपने रूल्स बनाए हैं कि ID कार्ड, तो उन्होंने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कि ID कार्ड मिलेगा, लेकिन आप उसकी शराइत देखें। शराइत में ये कहा गया कि फैमिली मेम्बर्स में से किसी का आना ज़रूरी है, फिर मेडिकल, ये तो सारी एक रास्ते बंद करने वाली बात थी। तो हमने कहा कि ये एक इंसान का हक़ है कि वो बताए कि वो क्या महसूस करता है, उसकी जेंडर क्या है, उसकी रूह, उसका दिमाग, उसका जिस्म क्या महसूस करता है। और मैं बहुत एक आम बात करती हूँ कि हम हर चीज़ को मतलब बॉडी के लिहाज से देखते हैं। जेंडर इज़ नॉट बिटवीन योर लेग्स, इट्स हेयर इन योर ब्रेन, इन योर हार्ट, जो आप फील करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा, किसी भी मज़हब की बात कर लें तो जब हम मर जाएंगे, कुछ लोग दफना देते हैं, कुछ लोग जला देते हैं, तो जिस्म, शरीर जो है वो तो जल के बह जाता है या पानी में मिल जाता है। जो आपकी रूह है, जो कुछ लोग आत्मा कहते हैं, कुछ रूह कहते हैं, तो वो ऊपर जानी है, उसने सारा कुछ बताना है। तो लोगों को इन चीज़ों में से, अपने ही बातों में से
जवाब ढूंढने की ज़रूरत है, उनके सॉल्यूशंस हैं, उनको फाइंड करना पड़ेंगे। हमें हर टाइम जब भी कोई एजेंडा होता था, कोई मीटिंग होती थी, सबसे पहले शुरुआत यही करनी पड़ती थी कि ट्रांसजेंडर है क्या। तो आगे का हम लॉ बना रहे थे लेकिन बेसिक चीज़ें ही क्लियर नहीं थी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा सिर्फ यही सवालात के जवाब देते हुए गुजर जाता था कि एक ट्रांसजेंडर है क्या। तो आप ये सोचें, लेकिन ये पॉसिबल हुआ सारी काविश और मेहनत के बदौलत, और 2018 में हमारा ये कानून पास हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्ट, जिसमें ख्वाजस्राओं को सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी की बेस पर उनको आईडी कार्ड दिया जाएगा। अगर वो कहेंगे ख्वाजस्रा हैं तो उनको वही पहचान दी जाएगी, जिसमें हर तरह का डिस्क्रिमिनेशन और तफरीक ख़त्म की जाएगी। लाइक अगर आप किसी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, किसी तालीमी अदारे में जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस में जाते हैं, तो अगर आपके साथ तफरीक या आपके साथ वायलेंस या बुरा बिहेवियर किया जाता है तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। जिस तरह से आप बहुत सारे जो वालिदैन हैं अपनी औलाद को जायदाद से बेदखल कर देते हैं, उनको उनका हिस्सा नहीं देते, तो इस कानून में ये भी उनको हिस्सा देने पर भी एम्फसिस किया गया, जोर दिया गया कि उनको जायदाद में हिस्सा दिया जाएगा। फिर बहुत सारे ख्वाजा ऐसे हैं जिनको लोग किराए पर घर नहीं देते, यानी अगर उनसे घर दे भी रहे हैं तो किसी टाइम भी उनको निकाल देते हैं, या उनसे ट्रिपल और फोर्थ मैनी टाइम फोल्ड, बहुत ज़्यादा डबल से भी डबल किराया उनसे मांगा जाता है। उनकी जेंडर की वजह से उनको जितना पुश कर सकते हैं किया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस पर इसकी प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया इस कानून में। और ये भी कुछ इदारों की ज़िम्मेदारी भी लगाई गई है कि वो ये राइट ऑफ असेंबली को भी इंडोर्स करें कि अगर ख्वाजा इकट्ठे होकर कहीं कारोबार शुरू करना चाहते हैं या बिज़नेस, या इकट्ठे होकर अपना, हम लोगों की यहाँ पे कौन सी ओपनली शादियाँ या कुछ प्यार करने का हक़ तो सबको है, वो किसी भी जेंडर को हो, लेकिन आप देखेंगे ख्वाजस्राओं को तो वो भी हक़ नहीं दिया जाता। राइट ऑफ लव इज़ फॉर एवरीवन। तो यहाँ तो हम सिर्फ यही खुशी मनाते हैं कि अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, बड़े चमक दमक के साथ आते हैं, और जो हमारे कल्चर है इसमें लेन देन होता है, एक सिक्योरिटी सिस्टम बना हुआ था, उसमें भी पुलिस ने आके रेड्स करना शुरू कर दी और उनकी बर्थडे ख़राब कर देते थे, पैसे छीन लेते थे और बहुत तोड़ फोड़ करते थे। तो हमने ये चीज़ भी फोकस में लाए कि हमें एक अपनी खुशी, राइट ऑफ असेंबली जो इकट्ठा होने का हक़ है, वो भी दिया जाए। तो इसमें ये भी हमारे कानून में मेंशन किया गया है। इसके अलावा जेलों में बात है, तो जेलों में अव्वल बात तो ये है कि बहुत कम ही आपको ख्वाजस्रा, आप कितने लोग ऐसे हैं जो ख्वाजस्रा किसी इस तरह के केसेस में जेल में आपको नज़र आएंगे, बहुत कम। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जेंडर्स के नज़र आएंगे आपको, लेकिन ख्वाजस्रा आपको नहीं नज़र आएंगे। लेकिन उसमें भी हमने कहा है कि अगर एक ट्रांसजेंडर जेल में आता है तो उसको उसके मुताबिक सारी अनेबलिंग और सेफ सहूलियात उसकी परसीव्ड आइडेंटिटी के मुताबिक उसको रखा जाए जेल खानों में। जितने भी इदारे हैं उनके पूरे निज़ाम को ट्रेन करने की ज़रूरत है। अभी मैं बात भी कर रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा बीमार है और किसी हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसका इंटरेक्शन सबसे पहले गार्ड से होता है। गार्ड के बाद वो मिलता है पर्ची बनाने वाले से, और फिर पर्ची जो बनाता है वो भेजता है डॉक्टर के पास। तो हम सीधा डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें इस पूरे चेन को सेंसिटाइज या उनको आगाही देने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि ख्वाजस्राओं के साथ कैसा रवैया किया जाए। तो हमें गार्ड ही अगर पहले उसको एक तंग नज़र से या कोई जुमला कस दे और आगे आते साथ जहाँ पर्ची बनी वहाँ कहका लगा दिया जाए, तो वो बीमार तो पहले से ही एक स्ट्रेस और जहनी तनाव में मुब्तला होता है, तो आगे जाते जाते कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस और हौसला और डाउन हो जाता है, और मे बी तीसरे लेवल तक, डॉक्टर तक जाते जाते शायद वो ये डिसाइड कर चुकी हो कि अब मैंने नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं आना। शायद मुझे जब भी बीमारी हो मैंने सेल्फ मेडिकेशन या खुद ही कुछ भी दवाई लेके, जो कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, उससे गुजारा करना है। तो ये सारी चीज़ों को हमें एक शहरी, आप भूल जाएं मर्द हैं, औरत हैं, जवान हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किस मज़हब से हैं, सबसे पहले इंसानियत पर फोकस करें कि इंसानियत के लिए क्या आसानियाँ आपने पैदा की हैं। क्या आपने एक इंसान होने के नाते अपना हक़ पूरा किया है? क्या आपने एक इंसान होने के नाते आप सिर्फ दूसरे का हक़ को छोड़ के अपना ही हक़ की बात करें, तो आपके क्या क्या फ़राइज़ हैं, आपके जो अपनी ज़िंदगी जी है उसका क्या हक़ है। उसमें ये भी आ जाता है कि दूसरों के लिए क्या आसानी पैदा किया, मुश्किलात पैदा किए कि आसानी पैदा किया आपने। तो ये सारे सवाल जो उनसे हैं, इसका जवाब
लोगों को देना था और उनसे अपनी स्पेस हमने मांगी और हमें मिली। और मई 2018 में हमारा कानून पास हुआ और उसी कानून को सेलिब्रेट करने के लिए एक दूसरा हाफ था जो मेरा, वो था प्राइड। मुझे ये होता था कि सब लोग खुशियाँ मनाते हैं तो हम क्यों नहीं मना सकते, हमारी खुशियाँ कहाँ हैं। बच्चा पैदा होता है तो हमारी कम्युनिटी जाती है, किसी की शादी होती है तो वही जाके नाचते हैं गाते हैं और वायलेंस भी फेस करके आते हैं। तो वेयर आर हैप्पीनेस, हमारी खुशी कहाँ है। और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में पाकिस्तान में ट्रांस प्राइड करवाई। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा ये दूसरा हाफ था और मैं उसकी फाउंडर थी। और ये प्राइड का सारा सीक्वेंस औरत मार्च में भी फॉलो किया गया, क्योंकि हमने प्रेस क्लब से स्टार्ट की, लोगों को बताया कि ये ट्रांस प्राइड है, इसको वेस्ट की चीज़ों से मिक्स ना करें। बाहर जाके देखें, बाहर बग्गियाँ हैं, ढोल हैं, कैमल कार्ट्स हैं, हमारे कल्चरल चीज़ें हैं। तो हम एक पॉजिटिव पीस का मैसेज भी देना चाहते थे, जो पाकिस्तान को हमारे लोग नेगेटिव समझते हैं, हम बताना चाहते थे देखें खूबसूरत, कितना खूबसूरत है और कैसे पॉजिटिव तरीके से हम निकल रहे हैं। तो ये एक सेकंड एग्जांपल थी। इसी की कड़ी अभी रिसेंटली हमने 14 अगस्त में इंडिपेंडेंस डे और फर्स्ट वर्चुअल ट्रांस प्राइड करवाई। और मैं इतनी खुश हूँ कि वो स्टूडेंट्स के दरमियान जो एक गैप था वो ख़त्म हुआ। और आर्टिविज़म ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जो हम आर्ट के थ्रू एक्टिविज़म कर रहे हैं। अब तीसरी चीज़ जो जिस पे मेरा फोकस था, मेरे इदारे का फोकस है, वो आर्टिविज़म है कि हम जो आर्टिस्ट हैं उनके साथ जो स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन लगा हुआ है कि ट्रांसजेंडर तो बस नाचते और गाते हैं। क्यों, एक मर्द और एक औरत जब गाता है तो उसको आप सिंगर कहते हैं, जब वो परफॉर्म करता है तो उसको अदाकार कहते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के साथ ये लफ्ज़ क्यों नहीं जुड़ सकते? और अगर वो काम करते हैं तो उनको पे क्यों नहीं किया जाता, उनको वो सेम तनख्वाह या उनको वो अमाउंट क्यों नहीं पे की जाती जो कि आम मर्द और औरत को पे किए जाते हैं। तो ये एक्टिविज़म को लेकर भी एक स्ट्रगल थी और जो कि हाँ पूरा हुआ। हम तीसरी धुन किया, क्लेयर पामेट थी हमारी और इरम सना ओलोमोपोलो में, वो डायरेक्टर्स थे। फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर्स की स्टोरीज़ जो कि उनकी अपनी स्टोरीज़ थी और रियल लाइफ स्टोरीज़ थी, वो उन्होंने अपनी कहानियाँ खुद प्रेजेंट की और ये पूरी दुनिया में इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिले। इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे आर्टिस्ट आए। ये पहली नौयत का डॉक्यूमेंट्री थिएटर प्ले था जिस पे 2-3 साल रिसर्च हुई और उसके बाद उन्हीं की स्टोरीज़ लोगों तक बताई गई। और फिर वही लोग जो पहले अंदर थिएटर में जाने से पहले हंस रहे थे कि इन्होंने क्या करना है, वही रोते हुए निकल रहे थे और कह रहे थे कि हम कितने गलत थे। आज हमें एहसास हुआ, क्योंकि उसमें एक कुलात की स्टोरी थी, एक कल्चर की स्टोरी थी, हमारे उसमें मूवमेंट की स्टोरी थी, उसमें हमारी वायलेंस के किस्से, मतलब बहुत खूबसूरत 90 मिनट्स का प्ले था। तो वो वक्त अब करीब है जब एक ट्रांसजेंडर आपको पार्लियामेंट में पॉलिसी मेकिंग में बैठे हुए नज़र आएंगे। तो इंशाल्लाह इसके लिए आप लोगों की साथ की ज़रूरत है। आप लोगों के छोटे से अल्फाज कितनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हमसे मिलके कैसे चल सकते हैं। अभी जितने भी इवेंट्स कामयाब हुए हैं, आई थिंक पहले ये गैप था, अब नहीं है, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब साथ जुड़े तो हमने एक हिस्ट्री बनाई, हमने प्राइड करवाई, हमने कानून पास करवाया। पहले सब अपने अपने रास्तों में थे, जब सब मिल के जुड़े और छोटे छोटे से कदम उन्होंने बढ़ाए तो इतनी बड़ी चीज़ हो गई। तो आप सोचें, जब बिल्कुल हमारे कंधों के साथ कंधा मिला के चलेंगे तो हम क्या अचीव कर सकते हैं इस दुनिया में। तो हमें इंक्लूजन और डाइवर्सिटी का मैसेज देना है और हमने अपना हक़ और अपने फ़राइज़, अपनी ज़िम्मेदारियों को जानना है। कल से आपसे भी सवाल किया जाएगा, किसी के घर में भी एक ख्वाजसरा या ट्रांसजेंडर पैदा हो सकता है, तो आप चाहेंगे कि उसकी भी ज़िंदगी में वो सब मुश्किलात हों जो हमारी ज़िंदगी में हैं। तो उनकी ज़िंदगी आसान बनाएं, हम सब की ज़िंदगी आसान बनाएं और एक मुल्क को, इस मुल्क को, खूबसूरत मुल्क को सरसब्ज़ और शादाब और इंक्लूसिव कंट्री बनाएं।